Hello students, welcome to RN Classes YouTube channel. So, बोर्ड पेपर दे आए हो तुम लोग 10th क्लास का मैथ्स का पेपर आज ही हुआ एंड आई गॉट दिस पेपर फ्रॉम पंचकुला. सो मतलब कि ये पेपर आया होगा हरियाणा रीजन में एंड हिमाचल रीजन में. सो दिस इज सेट नंबर 2. ये एक्चुअली सीरीज 3 का है, सेट नंबर 2. ठीक है, तो ये वाला पेपर डिस्कस कर रहा हूं. अभी ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी है चंडीगढ़ रीजन के पेपर की. ठीक है, ये पेपर हल्का सा अलग था. इसके अंदर क्वेश्चंस कुछ काम करने वाले थे. बहुत मुश्किल नहीं था, लेवल में थोड़ा सा ऊपर नीचे कह सकता हूं मैं, थोड़ा सा मुश्किल एंड पे था फ्रॉम चंडीगढ़ रीजन. बट ऐसा कुछ नहीं था कि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आया. एग्जाम्पलर से ज्यादा था इस पेपर में. ऑफ कोर्स सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज लिटिल बिट हायर, नथिंग मोर देन दैट. ब्यूटीफुल पेपर सेट बाय सीबीएसई बोर्ड. इस लेवल का पेपर होना चाहिए एक्चुअली. तो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर. पूरा का पूरा मैं पेपर डिटेल में डिस्कस करूंगा. ठीक है, सो आंसर्स ऑलरेडी मैंने लिख के रखे हुए हैं. किसी ने सिर्फ आंसर चाहिए तो वो आगे आगे जाके सिर्फ आंसर्स चेक कर सकता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज. क्वेश्चन नंबर 1. सो गिवन वाज sin 2 अल्फा इज √3/2. वैल्यू किसकी मांग ली? sin 3 अल्फा की. तो sin 2 अल्फा √3/2 आया, तो किस वैल्यू पे √3/2 आता है साइन की? 60 डिग्री. So 2 alpha is 60, so alpha is 30. अब यहां पे मुझे चाहिए 3 alpha, so 3 alpha is going to be 90. So sine of 90, that is going to be 1. वही आंसर दिया हुआ है. As you can see, answer is C part. Right? Let's go to the next one. Question number 2. Median दिया हुआ है, mode दिया हुआ है, mean पूछ लिया. हमें सीधा फॉर्मूला आता ही है. Mode it is equal to 3 median minus 2 mean. इसके अंदर हम वैल्यूज फंक्शन कर देते हैं. मोड की वैल्यू मुझे दी हुई है 26.1, 3 टाइम्स 25.2 माइनस 2 मीन. सो मतलब कि 2 मीन को मैं इधर ले आऊंगा और 2 को मैं नीचे ले जाऊंगा फिर काट के. ठीक है, so 2 mean is equal to, this is going to be 75.6 minus 26.1. ये काटा नीचे ले गया, divided by 2. So mean is going to be, बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, that is going to be 24.75. This much calculation you can do now. Right? Quite straightforward. Answer मैंने लिख दिया है. All it was supposed to be done. Question number 3. The length of the shadow of the tower is √3 times that of its height, then the altitude of the sun is. ठीक है, so then the altitude of the sun is. ठीक है, so मैंने एक ट्राइंगल बनाई. of course right angle triangle बनाऊंगा. so this is A, this is B and this is C. right? Length of the shadow is √3 times the height. so मैं height को ले लेता हूं x. ठीक है, हाइट को लिया x, तो लेंथ ऑफ शैडो क्या हुई? √3 टाइम्स x. राइट? सो मेरे को ये एंगल चाहिए था. लेट दिस एंगल बी थीटा. तो ये एंगल कैसे निकलेगा? ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू यूज tan. tan थीटा इज 1/√3. सो मेरे ख्याल से tan की कौन सी वैल्यू के लिए होता है? 30 डिग्री. थीटा इज, इट वाज दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड. 30 डिग्री इज द आंसर. राइट? नेक्स्ट वन. Question number 4. If the roots of the quadratic equation are real, equal. Real and equal बोल दिया. Real and equal का केस क्या होता है quadratic equation के अंदर? B is equal to 0. So B square मतलब कि minus K का square, B square minus 4A, that is √3, C, that is 2√3, which is equal to 0. Right? So ये आ गया K square minus 4 to the 8, 8 3 the 24, which is equal to 0. So K plus √24 and K minus √24. ठीक है, फैक्टर्स बना दिए. That is equal to 0. तो K की दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस एंड माइनस √24. कुछ बच्चे इसको √24 को उधर ले जाते हैं, 24 को फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, प्लस एंड माइनस लगा देते हैं. मैंने फैक्टर्स की फॉर्म में कर दिया. Quite straightforward. Answer is A part. Right? Next one. Question number 5. Two triangles are similar. Given AB की वैल्यू दे दी, BC की वैल्यू दे दी, PR की वैल्यू दे दी.
QR निकालना है। फिगर बना के भी कर सकते हो, वैसे मैं फिगर बना के दिखा देता हूं तुम्हें, नहीं तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ABC एंड यहां पे ध्यान से लिखना, काउंटर लिखने जरूरी है। ए के काउंटर पार्ट पे कौन सा है Q, B के काउंटर पार्ट पे क्या है R एंड C के काउंटर पार्ट पे क्या है P। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। AB की वैल्यू 9 दे दी, BC की वैल्यू 5 दे दी, अनइवन बना दिया, चलिए वाला लंबा बन गया, ठीक है। दिस इज 9, दिस इज 5 एंड PR की वैल्यू दे दी 2। यू नीड टू फाइंड QR। मेरे ख्याल से डायरेक्टली हम लिख लेते हैं AB बाय QR इज इक्वल टू BC बाय RP और PR RP BC बाय RP, राइट। सो AB की वैल्यू 9, इसके आगे लिख लेता हूं, जगह नहीं है। AB की वैल्यू मैंने 9 ले ली, QR की वैल्यू मेरे को लिखनी है, BC की वैल्यू मेरे पास 5 है एंड RP की वैल्यू मेरे पास 2 है। सो QR ऊपर चला जाएगा, मतलब कि QR की वैल्यू क्या आएगी, दिस क्रॉसेस 18 बाय 5 दैट इज 3.6 which is given, right? Answer is D part. Let's move on to the next one. Question number 6. Okay, उसने बोला कि भाई sum and product of zeros given है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा अगर मैं रूट्स जीरोस मान लूं, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी -1/3 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी 2। द पॉलिनोमियल लिखना है, that's it, हमें पॉलिनोमियल लिखना आता है। x² माइनस sx सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। यही है मेरा पॉलिनोमियल, इसको हम लिख लेते हैं p ऑफ x। ऑल गुड। सो x² वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3x आ जाएगा प्लस 2। ऑल गुड। एलसीएम ले लेते हैं इसके अंदर, सो दिस इज गोइंग टू बी 3x² प्लस x प्लस 2 और साथ में आ गया 1/3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 1/3 लिखो या नहीं लिखो, इट्स एब्सोल्युटली द सेम थिंग। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो k टाइम्स 3x² प्लस x प्लस 2। यही आंसर होना चाहिए यार, ये तो कोई आंसर ही नहीं है। बट अगर थोड़ा सा ध्यान दो, k मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, -1/3 भी हो सकता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आप ध्यान से देखो, ये सारा का सारा नेगेटिव में है। अगर मैं k की जगह -1 रख दूं तो मेरा वही आंसर बन जाएगा जो डी पार्ट में है, ठीक है। यही एक छोटी सी चीज थी जो इस क्वेश्चन में ध्यान देनी थी। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। मेरे ख्याल से ये चीज आपने 8th तक में पढ़ी है, 8th में सिखा दिया था a² माइनस b², उसी के ही है। मैं इसको लिख लेता हूं 2x का स्क्वायर माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो a प्लस b इंटू a माइनस b, सो 2x प्लस a माइनस 1 एंड 2x माइनस आएगा तो माइनस a प्लस 1 हो जाएगा, साइन चेंज होगा ध्यान से। सो 2x प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -a प्लस 1/2। और सेम वे मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्योंकि इसको 0 किया तो a पॉजिटिव 1 नेगेटिव बाई 2, राइट। -a ये रहा -a प्लस 1/2 एंड a माइनस 1/2, दैट इज बॉम्बे, मार्क किया हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, PT इज द टेंजेंट। ऑफ कोर्स अगर ये टेंजेंट है तो ये 90 होगा ही, परफेक्ट। ओ मुझे सेंटर दिया हुआ है, TOT दैट इज 45 डिग्री, लेंथ OP निकालना है, OP की लेंथ निकालनी है, राइट। और R की फॉर्म में आएगा, ऑफ कोर्स इफ दिस इज 45, दिस इज अगेन 45 डिग्री। अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, क्यों, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। बट हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल पे, बट जब हमें बोर्ड के लिए सब्जेक्टिव पेपर में लिखना होता है तो क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये भी आर हो गए, ये भी आर हो गए, यहां पे मैं लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। सो इसको लिखूंगा अंडर रूट ऑफ r² प्लस r², r कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √2। सो r√2 इज द आंसर, D फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वन, 3 coins are tossed, the probability of getting exactly one head।
3 कॉइन टॉस दे दिया आज। तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। We'll get all 3 heads, 2 heads, 1 tail। उसकी जगह चेंज कर दी, ठीक है। टेल कैन कम एट एनी ऑफ द प्लेसेस, राइट। इसके बाद 1 head, 2 tails, हेड बीच में चला गया एंड उसके बाद टेल टेल हेड एंड लास्ट में टेल टेल। सो 8 है यहां पे हमारे पास, ठीक है। एंड उसने क्या बोला, एग्जैक्टली 1 हेड, एक ही हेड आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 1 2 3। कितना आया 3/8, दैट इज द आंसर, राइट। परफेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 12 एंड 250। ओके, तो सबसे पहले हम एपी बना ही लेते हैं। बिटवीन बोल दिया मतलब कि आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर 12, तो आई विल स्टार्ट विद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24 एंड सो ऑन। अगर हम 250 को देखें, 250 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि उसके बाद 125 आ जाता है, डिवाइड कर देंगे 125 बाय 2, मतलब कि 250 से नंबर छोटा होना चाहिए। 249 डिविजिबल है ही नहीं 4 से, ठीक है। एंड 248 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये लास्ट नंबर हुआ, राइट। एपी बन चुकी है, कितने निकालने हैं? सो ए की वैल्यू मेरे पास 16, बी की वैल्यू मेरे पास 4 एंड लास्ट टर्म मेरे पास आ गई 248। लास्ट टर्म बोलो या इसको nth टर्म बोलो, वन एंड द सेम थिंग, राइट। सो मैंने 248 को लिख लिया a, दैट इज 16 प्लस n-1 इंटू d, दैट इज 4। अब मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया 232, ठीक है, बाय 4 is n-1, so 4 5s are 20 और मेरे पास आ गया 8 टाइम्स, ठीक है। सो n की वैल्यू क्या आ गई 59। ऑल गुड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, कॉट 30 की वैल्यू डालनी, बस ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/3 कॉट 30 जनरली भूल जाता है, tan 30 तो सबको याद रहता है। tan 30 क्या होता है 1/√3, उसका रेसिप्रोकल, तो √3, बट उसका क्या होना चाहिए स्क्वायर माइनस 1/2। ऑफ कोर्स ये भी स्क्वायर पे ही आएगा। सीकेंड 60 वो तो cos 60 से आएगा। cos 60 क्या होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल। सो यहां पे ऊपर आ गया मेरे पास 3/3 माइनस 4/2। सो ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, यहां पे 2 आ गया, तो आंसर इज -1 दिया हुआ है, दैट इज पार्ट, राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, ABC is an equilateral triangle, okay, AD is the median, AD is the median मतलब कि ये और ये इक्वल है, ओके। सो ट्राइंगल ज्वाइनिंग दिस, ये सब कुछ दिया हुआ है, B और C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बट अगर थोड़ा सा ध्यान दो, D जो है वो 0 0 पे दिया हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मतलब कि मैं यहाँ पे अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस यहीं पर ही बना लेता हूँ, ये गई मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एंड इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूं फॉर y, राइट। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए तो उसका यूज करना अभी बाकी है। मेरे पास ये हाइट 5√3/2 है, ये वाली, राइट। अब मुझे ये लेंथ चाहिए BD, ओके, मीडियन है। मैं काम करता हूं, इसको x ही ले लेता हूं, जो निकालना है उसको x ले लिया, तो इधर वाला भी x ही होगा ऑफ कोर्स। मतलब कि BC लेंथ मेरे पास कितनी आ गई 2x। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB की लेंथ भी क्या आ गई मेरे पास 2x, ओके। इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लग सकती है, दैट इज 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5√3/2 का स्क्वायर, राइट। इसको इधर ले गया, ये आ गया मेरे पास 3x स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया 25 इंटू 3/4, 3 से 3 कैंसिल। सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 एंड 2, बट जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं दोनों क्या होंगे प्लस एंड माइनस। ये मैंने क्या मांगा था, डिस्टेंस मांगा था, तो ऑफ कोर्स वी विल टेक द पॉजिटिव 1। x की वैल्यू आ गई 5/2। अगर x की वैल्यू 5/2 आ गई, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -5/2, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5/2, 0। मैंने डिस्टेंस लिया था इसीलिए इसको पॉजिटिव माना,
नहीं तो यहां से हम कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली लिख सकते थे। बिकॉज आई टुक द डिस्टेंस, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मैंने डिस्टेंस लिया है, फिर चाहे वो नेगेटिव साइड में जाए चाहे वो पॉजिटिव साइड में जाए, हमारा क्या है आंसर इस फॉर्म में बनाई दिए, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 13, nth टर्म ऑफ दिस AP। nth टर्म लिखने के लिए मतलब कि मेरे को सबसे पहले A चाहिए, A इज -1/3, और क्या चाहिए, D चाहिए, सबट्रैक्ट कर देंगे 2/3 माइनस ऑफ -1/3, that is 3/3, D is 1. So nth term TNA -1/3 plus n minus 1 D that is 1. So -1/3 plus n minus 1, so n, इस पे LCM ले लेंगे -4/3, answer is given, n minus 4/3, that is Bombay. Next one, question number 14, okay. PBA is 65, PBA ये given है मुझे 65, okay. Then APB मुझे निकालना है, okay. मेरे को ये भी तो पता है ये भी तो 65 ही होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दे हैव टू बी इक्वल, ये भी 65 ये भी 65, टोटल कितना हो गया 130 हो गया ना। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, क्या आएगा आंसर 50 डिग्री, वही आंसर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं था इसमें, डायरेक्ट था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा सोच के करना था, थिंकिंग बेस था। एक्चुअली एक ना चैप्टर था 8th क्लास में, विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड शेप्स, ठीक है। जब हम उसको जोड़ते हैं 9th के चैप्टर मेंसुरेशन से, ऐसी शेप्स आपने पहले पढ़ी थी और उसके बाद इनके फॉर्मुलास बनाने शुरू करते हैं 9th में, ठीक है। सो वैसा सही है, अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब, एज लेंथ L। ये क्यूब है जिसकी एज लेंथ L है, ओके। उसने क्या मांगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर मेरे को r और h मिल जाए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब उसने बोला मैक्सिमम साइज, मतलब कि इसका जो टिप है वो बॉटम तक टच होगा, मतलब कि जो क्यूब की हाइट होगी वो ही हाइट ऑफ कोन होगी। सो क्यूब की हाइट मेरे पास L है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हाइट इसकी क्या आ जाएगी, L आ जाएगी, राइट। अब अगर आप ध्यान दो, ये एक्चुअली 3D फिगर है तो टेढ़ी दिखती है, अदरवाइज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर मैं ये लाइन मानूं यहां से यहां, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल लेंथ विल बी द साइड ऑफ द क्यूब, ये L है, ठीक है। सो मतलब कि मेरे को रेडियस अगर निकालना है, ये वो क्या होगा L/2, पुट कर दो सारी की सारी चीजें, 1/3 पाई वैसे का वैसे, r की जगह L/2 का स्क्वायर, और यहां पे L ही आएगा सिर्फ। सो मेरे पास पाई L3, 4 3 12 होना चाहिए, हाँ यही है, पाई L3/12, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल चाहिए मुझे लाइन। पैरेलल की कंडीशन हमें पता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। पहले तो ये रेशियोज पे जाना पड़ेगा, राइट। मैं फर्स्ट लाइन पे चेक करता हूं, पहले तो फर्स्ट लाइन को ठीक करके लिखो तभी तो दिखेगा। 3x माइनस y, एंड वो दूसरी साइड पे है तो मतलब कि 7। अगर मैं रेशियो निकालूं, 2 वहां दिया हुआ है, 3 यहां दिया हुआ है, तो पहली रेशियो 2/3, दूसरी रेशियो आई मेरे पास -6 बाय यहां पे -1। सो ये तो नॉट इक्वल टू ही हो गया, काम खत्म हो गया, -6 -1, ये तो पहले यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, वो कह रहा है पैरेलल होनी चाहिए, चलो जी ये तो काट ही दिया मैंने। बी पे चले गए, डी पे अगर गया, मैं पहले इसको ठीक करके लिखूंगा, 2x 6y को इधर ले गया प्लस 6y इज इक्वल टू 9। वहां से 2 उठाया, यहां से 2 उठाया तो 2/2 आएगा, वहां से -6 उठाया, यहां से +6 उठाया, तो ये 1 और ये -1, यही नॉट इक्वल है, फिर से यही मेरी काम खत्म, ठीक है। अब सी पे चलते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक दी हुई है, रेशियो लिखते हैं 2/1, और वहां पे -6 है, यहां पे -3 है, -6 -3, ओह ये तो इक्वल आ गया, मतलब ये हम नेक्स्ट वाले पे जा सकते हैं, 7/7, ये भी इक्वल आ गया,
अगर वहां पे 7 है, यहां पे 7 है, तो ये तो इक्वल आ गया, ठीक है, यहां पे 1 बन जाएगा आंसर, ठीक है, ये 2, ये भी 2 और ये 1, ठीक है, ठीक आंसर हो गया। सो आंसर इज सी पार्ट, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू आ गया। सो A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। ध्यान से 2 2 और यहां पे 1 आ रहा था, ठीक है, 7 by 7, ऑल गुड। नेक्स्ट वन इज हमारे पास दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मेरे ख्याल से काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बीपीटी लगा देते हैं, काम खत्म, आंसर आ जाएगा। बीपीटी लगाते हैं, 2x 3x plus 1, यहां पे आया x और यहां पे आ गया 2x minus half, राइट। सो मैंने इसको 2x लिख लिया, 3x plus 1, यहां पे एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2d, 4x minus 1 और रेसिप्रोकेटिव टू 2x, राइट। अब मैं ये दोनों चीजें काट सकता हूं, लेजिट है, बिकॉज x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर x 0 होगा तो मैं ये काट ही नहीं सकता। 11th में आप ये चीज सीखोगे, ऑलरेडी मैं अपने बच्चों को सिखा चुका हूं। ये कटिंग सिर्फ तभी हो सकती है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं कह रहा हूं x नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों? क्योंकि अगर मैं x 0 ले लूंगा, ये जो क्वांटिटी है ये -½ बन जाएगी। लेंथ ऑफ अ साइड नेगेटिव, क्या हो सकता है? नो, दिस कटिंग इज अलाउड। सो 4x minus 1, 3x plus 1, इधर आ गया x which is 2, so answer is only 2, 0 solution में नहीं है। नहीं तो आप इसको काटो मत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर वहां से भी आएगा। you'll get two answers, 0 and 2। 0 कैन नॉट बी द आंसर, वहां पे जाके रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको, फिर आंसर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, इज इट अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर? कुछ सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तुम्हारे लिए। सो 11 into 13 plus 1, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। वी गॉट 1 एक्स्ट्रा फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। दूसरी चीज, प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता, एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। ऑड नंबर ये हो नहीं सकता क्योंकि दिस इज एन ऑड नंबर, प्लस 1 बिकम एन इवन नंबर, तो ऑड भी नहीं हो सकता क्योंकि बाकी आंसर भी एक बार चेक करने होता है। डिविजिबिलिटी बाय 13, ये नंबर 13 में डिविजिबल है, उसमें 1 कर दूंगा तो 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। प्राइम ये है नहीं, तो आंसर एक ही रहता है हमारे पास, दैट इज अ कंपोजिट नंबर। नाउ विल मूव ऑन टू असर्शन रीजन। बिल्कुल सीधे हैं असर्शन रीजन। Radius of the smallest, no, radius is the smallest distance of the tangent from the center of the circle. Of course, the statement is true. सबको पता है, radius is perpendicular to the tangent. Perpendicular distance is the smallest distance. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए. Perpendicular distance is the smallest distance. Cool. इसके बाद रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दैट इटसेल्फ इज ट्रू, ठीक है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, एंड ऑफ कोर्स रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर, दैट्स व्हाई आंसर इज ए। नेक्स्ट वन, अब उसने बोला assertion tan 2 theta is not defined, theta is 45 means tan 90 is not defined, बिल्कुल यही होता है, so the statement is true, perfect। Next one, sin 90 and cos 90 are not equal. Sin 90 is 1, cos 90 is 0. They are not equal. This is again true. बोलो भाई, इसका इससे कोई रिलेशन है? रीजन का assertion से कोई रिलेशन है? Absolutely no relation. That's why answer is Bombay. It is written on the top. Let's move on to section B, 2 marker questions. Easy है ये भी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसने दे दिया कि भाई हमारे पास एक स्क्वायर है, ABCD डायगोनल्स दी हुई है। सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल लिख सकते हैं, 1:1 में टूटेगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं। 9 + 1 10/2 and 6 - 2 4/2, so this is going to be इक्वली कर देना चाहिए मेरे को, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 5,2। यही आंसर लिखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, फर्स्ट वन बॉटम पे लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर मैंने, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब कि मैं AB निकाल सकता हूं। ऑल गुड, एक चीज दी हुई है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो उसके हाफ्स भी इक्वल ही होंगे।
ठीक है। ऑफ कोर्स हमें और कौन सी चीजें पता चलती है, ये 90 होता है, ये भी 45 होता है, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पे लेके चलते हैं, ये सारी चीजें हमें पता है पहले से। तो मतलब कि अगर मैं एक लेंथ निकाल लूं, ये ग्रीन पार्ट मैं निकाल लेता हूं लेंथ, तो यही सेम लेंथ इधर भी आ जाएगी और मैं पाइथागोरस लगा के ये निकाल लूंगा। या फिर वाई टू डू दैट मच, हम tan 45 लगा ना, tan क्यूब, sin 45, cos 45 कुछ भी लगा सकते हैं। सो लेट्स गो विद दिस। हम लोग एक काम करते हैं, पहले ये लेंथ निकालते हैं। सो लेंथ निकालने के लिए मैं पीबी लिख रहा हूं यहां पे। व्हाट लेंथ इज पीबी? 5 एंड 9, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। 5 9 सब्ट्रैक्ट किया 4, 4 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, फिर से 4 ही बनेगा। 16 16 32 होता है, अंडर रूट ऑफ 32 इज 4√2। सो पीबी की लेंथ 4√2 आ गई। आई नीड एबी, मैं ये 45 यूज करना चाहता हूं। tan क्यों यूज करूंगा भाई, sin 45 ले लेते हैं हम लोग। sin ले लो, cos ले लो, एक ही चीज है। सो आई टेक दिस 45 sin 45 दिस ओवर दिस, मतलब कि पीबी ओवर ईबी। जब हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है उसका यूज करें, बार बार जरूरी यूज करनी है हमने पाइथागोरस, वो भी कर सकते हो यार, कोई बड़ी चीज थोड़ा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/√2 और पीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4√2 बाय ईबी। ईबी की वैल्यू आ जाएगी, वहां से भी सेम ही आता है यार, क्योंकि ये √32 बन रहा है, दूसरे वाला भी √32 हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करोगे √64 आंसर आ जाएगा। दैट इज 8, दैट्स व्हाई आंसर इज गिवन एज 8। मल्टीपल वेज टू डू इट। ठीक है, नेक्स्ट वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन x plus y which is equidistant। एक्सलेंट पॉइंट, इक्विडिस्टेंट वर्ड यूज किया है, मतलब कि हम लोग एक पॉइंट लेंगे, यहां पे मैंने पॉइंट लिया 6,4, इसको मैं मान लेता हूं a, एंड साथ में दिस इज b 5,2। ठीक है, और ये पॉइंट है दैट इज इक्विडिस्टेंट, मतलब कि ये चीज या बुक में दी हुई है, आई होप यू नो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। हम 11th में इसकी इक्वेशंस भी करते हैं, बट इसका डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है, तो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ठीक है, सो मैं ये ले लेता हूं, दिस पॉइंट इज a, b। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं यहां पे इक्वेशन बनाऊंगा, PA इक्वल टू PB। ऑल गुड, PA इक्वल टू PB करूंगा तो अंडर रूट ऑफ a-6 का होल स्क्वायर प्लस a-5 का होल स्क्वायर, a-5 b-4, क्या कर रहा हूं, a-5 नहीं, PA ही कर रहा हूं ना, तो b-4 का होल स्क्वायर, राइट, अंडर रूट ऑफ PB लिया a-5 का होल स्क्वायर एंड b-2 का होल स्क्वायर। ऑल गुड, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको स्क्वेयरिंग लिख के ओपन अप करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां आ जाएगा a² माइनस 6 2 12 a प्लस 36, और साथ में आएगा मेरे पास b² माइनस 8b प्लस 16, और यहां पे आएगा a² माइनस 5 2 10 a प्लस 25 प्लस b² माइनस 4b प्लस 4। ठीक है, प्लस ही है ऑफ कोर्स। सो दोनों साइड से a² एंड b² कैंसिल हो जाएंगे। सो मैं पहले ये वाला लिख लेता हूं, -12a माइनस 8b प्लस 36 42 52। ठीक है, यहां पे -10a माइनस 4b प्लस 29, इधर लाऊंगा तो बेटर रहेगा 2a, और इसको भी इधर लेकर आऊंगा प्लस ना, एक मिनट, ये इधर लाऊंगा तो -2a आएगा। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूं, उधर ले जाता हूं, दैट वुड बी बेटर। 53 minus 29, which is going to be 23 होगा, 23। ठीक है, ये उधर लेके जाना चाहिए मेरे को 2a प्लस 4b। सो मेरे पास एक इक्वेशन ये बन चुकी है, और ये जो पॉइंट है ऑफ कोर्स इस पे भी लाई करता है, तो मतलब कि ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, a प्लस b इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So of course find the coordinates of the point, we have to solve it। यहां पे 2a है तो मैं इसको पहले 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 10 कर लेता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 23। विल सबट्रैक्ट इट, ये चला गया, ये सबट्रैक्ट किया,
-2 भी आ गया, दैट इज -13। सो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी 13/2। गिवन है, किसी भी एक में पुट कर देना, इस वाले में पुट कर देंगे a प्लस 13/2 इज इक्वल टू 5। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 10 बनेगा ऊपर जाके 10/2, उधर जाऊंगा तो -3/2। सो आंसर इज ऑलरेडी देयर ऑन द बोर्ड, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। राइट, मेरे ख्याल से ये वाले क्वेश्चन में दिस वाज फार सिंपलर, तुम्हें ये वाला करना चाहिए था, ये वाला छोड़ देना चाहिए था, बट अगर आप ये वाला भी अटेम्प्ट करोगे नॉट दैट टफ, बट ये हल्का सा मुश्किल है पिछले क्वेश्चन से। राइट, अगेन एन इजी वन ऑलरेडी दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। Two right triangles PRQ and PSQ are drawn on the same hypotenuse. PR and QS intersect at T. Prove that ST into TQ is equal to PT into TR. ठीक है, अगर आप ध्यान दो, ST ये वाले पार्ट की बात करिए, TQ इधर वाले पार्ट की बात करिए, PT इधर वाले पार्ट की बात करिए, एंड TR इधर वाले पार्ट की बात करिए। राइट, मतलब कि मेरे को बड़ी ट्राइंगल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकता हूं। कैसे? एक 90 दिया हुआ और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इतना तुम्हें दिखता है, तुम सीधा लिख सकते हो। मैं आपको ट्राइंगल लिख के दिखा देता हूं। TSP इज सिमिलर टू ट्राइंगल TRQ यूजिंग ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। वो पहले वाला स्टेप खुद लिख लेना, ठीक है, वो बहुत सिंपल है, सीधा डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, सो अब मुझे चाहिए ST, मतलब कि मैंने ST यहां से उठा लिया। अगर ST उठाया तो मेरे पास यहां से उठा TR, नीचे आ गया मेरे पास TR। दूसरा क्या उठाना है मेरे को? TQ। मेरे को यहां पे TQ दिख रहा है, TQ इधर वाली साइड पे है, तो मतलब कि मेरे को यहां से उठाना क्या पड़ेगा? PT। तो मैंने PT उठाया ऊपर और नीचे उठाया TQ। ठीक है, बस साइड्स उठाई, क्रॉस कर दो, ST इंटू TQ इज इक्वल टू PT इंटू TR। दैट्स इट, इतना ही छोटा था, 2 मार्क है यार, जरा सही होगा, नॉट दैट टफ। सिमिलैरिटी का जरा बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लांट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ। ये दो लेंथ है मेरे पास, एक लेंथ मुझे दी हुई है, मैं इसको L1 लिख लेता हूं। अब मीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर, मैं इसको लिख लेता हूं 420 सेंटीमीटर, एंड L2 इज 504 सेंटीमीटर। सो सबसे पहली चीज, लेंथ ऑफ अ प्लांट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर दीज लेंथ्स। अब मेरे को जो नंबर निकालना है, दैट नंबर हैज टू बी स्मॉलर देन दीज टू नंबर्स, तभी वो इसको मेजर करेगा, क्योंकि एक रॉड है, छोटी सी रॉड होगी, जिसका यूज करके मैं इसको भी डिवाइड कर दूं और इसको भी डिवाइड कर दूं। तो व्हाट आई एम काउंटिंग फॉर? HCF। तो सबसे पहला काम है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। सो मेरे ख्याल से 2 की पावर 6 चली जाएगी इसके अंदर, 2 की पावर 6, फिर क्या आएगा? 357। ठीक है, कुछ 2 की पावर, ओके, 2 की पावर 2, सो 2 की पावर 2, सो सॉरी, 3 into 5 into 7, ठीक है, एंड 504 की प्राइम फैक्टराइजेशन में मैम से पूछ लेता हूं। ठीक है, सो मेरे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी है। ठीक है, सो मैंने इसका HCF लिखना था, तो मैं इसका HCF लिख लेता हूं, लोएस्ट पावर्स 2 का स्क्वायर 3 into 7, that is राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखानी आपको पेपर में जरूरी है। ठीक है, ऑल गुड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24। इन एन AP, द फर्स्ट टर्म इज 32, फर्स्ट टर्म इज 32, A is 32, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज -10, ओके, लास्ट टर्म, nth टर्म बोल देते हैं हम उसको, -10। If the common difference is -2, common difference is -2, जैसा जैसा बोला वो कर देते हैं। The sum, find the number of terms, सबसे पहला काम है number of terms निकालना है, n निकालना है। So Tn is equal to a plus n-1 into d, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। So Tn की जगह -10 डाल दिया, a की जगह 32 डाल दिया, n-1 d की जगह पे -2 डाल दिया।
सो ये आ गया -42 बाय -2 दैट इज n-1, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 21, सो n की जगह आ गया मेरे पास 22, वो लिखा ही हुआ है वहां पे, ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद बोल दिया कि भाई सम निकालना है, तो सम ऑफ 22 टर्म्स ही होगा ऑफ कोर्स, सो n/2, अब मैं सीधा ही लिख रहा हूं 22/2, a प्लस एल यूज करते हैं, 32 प्लस माइनस 2, 11 टाइम्स 11 इंटू, यहां पे आ जाएगा मेरे पास 22, दैट इज 242, दैट इज माय आंसर, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, एक और पार्ट भी बचा हुआ था। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन ओवर हियर। अगर ये nth टर्म है, वी कैन फाइंड a1, मतलब कि n की जगह 1 पुट किया, आई कैन गेट 1, n की जगह मैंने 2 पुट किया, तो मैंने यहां पे आ जाएगा 6 - 2 दैट इज 4, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि मेरे पास a1 आ चुका है एंड d की वैल्यू मेरे पास सब्ट्रैक्ट करके 3 आ चुकी है, ठीक है। सो सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स, s28 लिखा, 28/2, 2a2 प्लस n-1, मतलब कि 27 लिख सकता हूं मैं सीधा, 27, d की वैल्यू मेरे पास 3 थी, दैट इज 28 का आ गया 14, 81 and 83, that is nothing but it is given 1162। मेरे ख्याल से ये वाला करना चाहिए था, इसमें आपका टाइम बचता, ये वाला उससे थोड़ा सा लेंदी था, इजी इक्वल था, जरा सा टाइम इसमें बचता, उसमें दो चीजें करनी थी, इसमें एक ही चीज करनी थी, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट, ठीक है। लेट्स डू इट। 1000 स्मॉल थर्मोकोल बॉल्स, रेडियस मुझे दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं रेडियस को अलग से लिख लेता हूं। एक तो मेरे को n दिया हुआ है, तो मैं पहले n लिख लेता हूं, n इज 1000 एंड रेडियस मुझे दिया हुआ है 5/10, 1/2, कहानी खत्म, 1/2 सेंटीमीटर, and radius of the balloon that is also given 20 centimeters. Perfect. Find the volume of the air in the balloon. Okay, volume of the air तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता था, बट ये वाला स्पेस भी कुछ खाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल ये लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करी है तो वॉल्यूम ऑफ बलून माइनस वॉल्यूम ऑफ थर्मोकोल बॉल्स, सारी की सारी ऑफ कोर्स इंटू 1000 भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ बलून 4/3 पाई, दोनों में आने वाला है, कॉमन ही ले लिया। आर क्यूब लेना है, मतलब कि मेरे को क्या करना है, 20 का क्यूब करना है, पाइस। इधर 1000 एक पड़ा ही हुआ, और साथ में 1/2 का क्यूब करना है, मतलब कि 1/8 इंटू 1000 करना है, ठीक है। सो 4/3 पाई इज 22/7, ये आ जाएगा मेरे पास 8000, और ये 125 पे टूटेगा, 125, ठीक है। सो 4/3, 22/7, 7875, राइट, हाँ 7875, 21 से डिविजिबल है, आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 33,000 सेंटीमीटर। जरा सा कैलकुलेशन वर्क ही था, वो भी टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, ये चीज सिखाई थी क्लास में, तो आप ये इजीली कर सकते थे। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन सी। इसके अंदर इससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अभी दिखाता हूं कैसे। सम ऑफ whose squares is 481, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या है 481, नेगेटिव नंबर्स होंगे, ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव बन जाएंगे जब हम उसका स्क्वायर लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर वुड बी, कंसेक्यूटिव है तो x + 1, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम x + 1 का स्क्वायर, which is equal to 481. So x square plus 2x plus 1 is equal to 481, right? So x square plus x square, 2x square plus 2x प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इधर आ रहा है, तो 480 is equal to 0. So x square plus x minus 240 equal to 0. अब ध्यान से देखो, 24 and 10 अभी दूर है, जैसे ही आप इसका नेक्स्ट नंबर चूज करोगे आपके पास 15 आएगा, 16 and 15 पे डूबना चाहिए ये,
तो ये आएगा x प्लस 16 एंड x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, सो मतलब कि x की दो वैल्यूज आई मेरे पास, वन इज माइनस 16 एंड x की दूसरी वैल्यू आई पॉजिटिव 15। अब उसने क्या बोला था, नेगेटिव नंबर्स, यहां पे उसका यूज था, ये रिजेक्ट कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि उसने बोला नेगेटिव नंबर्स, x अगर माइनस 16 है तो x प्लस 1 क्या होगा, माइनस 15। दीज आर द टू नंबर्स। खत्म। एंड के लिए दिया था कि नेगेटिव नंबर से कम, क्योंकि दूसरी तरफ से वो आंसर भी आ रहा था। एंड के लिए दिया था, बाकी तो सब कुछ सेम ही है यार। ठीक है, काफी सीधा था ये भी, ध्यान से बस सोचना था हल्का सा। A point P divides the line segment, ठीक है, पॉइंट्स ये मेरे को दिए हैं, P lies on the line this, then find EP ratio BP। निकाल लेते हैं, nothing tough about it। So मेरे पास ये आ गया A -3,5 एंड ये आ गया मेरे पास B which is 7, -4, right? Point P divides the line segment, P मैंने पॉइंट यहां ले लिया, let it be K ratio 1। मैं अगर P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ K, दिस मस्ट सेटिस्फाई दिस लाइन, क्योंकि ये लाइन पे लाई करता है। तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा और इस लाइन पे क्या करा दूंगा, सेटिस्फाई। दैट्स इट, इतना ही करना है। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ K। तो 7K और 1 का -3 के साथ चला गया, -3 बाय K प्लस 1। दूसरा -4K एंड 1 को इधर किया +5 बाय K प्लस 1, राइट। ये आ गए मेरे P के कोऑर्डिनेट्स एंड दिस मस्ट सेटिस्फाई दिस, y इज इक्वल टू 2x को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं y की जगह ये रख देता हूं, -4x + 5 बाय 4x कहां से आ गया, K होना चाहिए, क्या रहे गाइस। सो -4K + 5 बाय K प्लस 1 is equal to 2 times 7K - 3 by K plus 1। अब अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, मैं K plus 1 और K plus 1 काट सकता हूं। नाउ यू लास्ट why K plus 1 कैन नॉट बी 0, मतलब कि K कैन नॉट बी -1। ठीक है, मैंने इस कंडीशन के अंदर सॉल्व किया है, K कैन नॉट बी -1। इसने बोला P जो पॉइंट है वो AB के बीच में लाई करता है, K हैज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि अगर K नेगेटिव होगा तो वो इंटरनल बाइसेक्शन की बजाय एक्सटर्नल बाइसेक्शन पे चला जाएगा, या इस साइड या इस साइड। क्लास में किया हुआ है, व्हाट डज एक्सटर्नल बाइसेक्शन मीन। उसने बोल दिया P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तो इंटरनल बाइसेक्शन है, K -1 नहीं हो सकता, इसलिए काटा। कई बार हम ऐसे ही काट देते हैं, उसका रीजन पता होना चाहिए, नहीं तो 11th में होगी गड़बड़ इसके अंदर बहुत ज्यादा। ठीक है, सो -4K + 5 is equal to 7 to the 14K - 6, राइट। इसको मैं इधर ले गया, दैट इज गोइंग टू बी 18K एंड इसको मैं इधर ले आया, दैट इज गोइंग टू बी 11। सो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/18। ठीक है, सो यहां पे आंसर आया मेरे पास 11/18, राइट। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी, ऑल गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट A। ओके, दैट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। sin थीटा प्लस cos थीटा इज √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cos थीटा इज 1। ठीक है, कैसे करें, हमें तो ये निकालना है ना, हम इसी पे ही चलते हैं। लेट्स गो ओवर हियर। ठीक है, tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है 1 के बराबर। ठीक है, सो मैंने यहां पे LHS लिख दिया, प्रूव करना है ना। सो इसको लिखा sin थीटा बाय cos थीटा और इसको लिखा cos थीटा बाय sin थीटा। जहां यूज होगा वहीं पर ही यूज करेंगे। पहले आगे देख तो लें क्या बन रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा cos थीटा। दिस इज नथिंग बट 1 sin थीटा cos थीटा, राइट। 1 बाय sin थीटा cos थीटा मेरे पास आया। अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, अब देखते हैं जो गिवन है इसका यूज कैसे किया जाए। मेरे पास है क्या, sin थीटा प्लस cos थीटा इज √3। हम एक ही चीज कर सकते हैं जो मुझे दिख रही है, दैट इज स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स।
सो मेरे पास यहां पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 3। ओ इसको क्या हो गया, ज्यादा तेज हो गया शायद में, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू 3, दिस इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 को मैं इधर लेके गया तो 2 आ जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 2/2 1 हो जाएगी। अरे वाह, इसकी वैल्यू 1 आई तो मतलब कि यहां पे क्या आ जाएगा 1/1 विच इज नथिंग बट। मैंने इधर से क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया क्योंकि मेरे को क्या पता साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 का क्या यूज करूं, मुझे क्या पता कहां यूज था उसका, मेरे को नहीं पता चल रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया पहले, जो यहां पे चीज चाहिए थी वो वहां से निकाल ली। भाई हमेशा ऐसे ही सोचा जाता है, जो चीज चाहिए वो उठाया करो, हैफजर्ड चलोगे तो गड़बड़ होगी। राइट, नेक्स्ट वन, इसी का और पार्ट भी था। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े प्रूफ दिए हुए हैं हर जगह पे, इतने बड़े बड़े प्रूफ, ठीक है। ध्यान तो दो, क्यों कन्वर्ट करूं मैं इसको साइन थीटा कॉस थीटा में, देयर इज नो यूज टू कन्वर्ट दिस इन साइन थीटा कॉस थीटा। तुम्हें चाहिए क्या, सीकेंड एंड कोसीकेंड, बना बनाया दिया हुआ है, सीकेंड भी दिया है कोसीकेंड भी दिया है, यहां पे साइन दिया है, तो तुम साइन को कन्वर्ट करो ना। सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका, स्क्वायर नहीं बनता, आधी जनता फंस जाती है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि हमें सिखाया कुछ ना बने साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट। अरे देख तो लो, चाहिए क्या, साइन थीटा कॉस थीटा में बस कन्वर्ट कर दो। क्या यार, मैं क्या करूंगा, साइन ए को लिखूंगा 1/कोसेकेंड ए, ये तो लिख सकता हूं। साइन ए को उल्टा लिख दिया 1/कोसेकेंड ए, क्योंकि इससे ही सब कुछ होने वाला है। मैं साइन कोसेकेंड एंड सेकेंड में ही रहना चाहता हूं, कॉस को लिखूंगा 1/सेकेंड ए। जो चाहिए उससे क्यों हट रहे हो, तुम उससे भाग जाते हो, साइन कॉस में चाहिए क्यों कर देंगे, जरूरत नहीं है। देखो एक एलसीएम लिया, यहां पे क्या बना 1/सेकेंड ए कोसेकेंड ए का स्क्वायर, नीचे कोसेकेंड स्क्वायर है, यहां पे क्या बना 1 प्लस कोसेकेंड ए सेकेंड ए का स्क्वायर, नीचे सेकेंड स्क्वायर है। अब कहोगे अब क्या करें, कॉमन लो ना भाई, ऊपर जो तुम्हें चीज चाहिए थी वो तो मिल चुकी है, आंसर तो आ चुका है, यही चाहिए था ना सॉल्यूशन में, आ तो चुका, एक्स्ट्रा चीज पड़ी है, क्या पड़ा 1/कोसेकेंड स्क्वायर है प्लस 1/सेकेंड स्क्वायर है। ये पता है क्या है, ये कुछ भी नहीं है। 1/कोसेकेंड स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। 1 सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, 1/सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर। ये होता क्या है 1, ये तो 1 ही बन रहा है, यही आंसर था भाई। एक लाइन, एक आपने बस यही देखना था, साइन को कोसेकेंड में कन्वर्ट करना था, कॉस को सेकेंड में कन्वर्ट करना था। अगर उल्टा कर देते, लगाओ 10 लाइनें, फिर वापस कन्वर्ट ढूंढते रहो, वापस कैसे कन्वर्ट करें, नहीं बनेगा वो राइट हैंड साइड भी चला लो। क्या था इसमें, यही थिंकिंग है, बोर्ड वाले यही चाहते हैं कि ये थिंकिंग डेवलप हो तुम्हारे अंदर, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है। अब इसको बोलते हैं 3 नंबर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये मेथड नहीं लगाओगे, थिंकिंग अपनी स्ट्रेट नहीं रखोगे, ये 5 नंबर दे दो, फिर तो है बी केयरफुल, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 29, कॉड AB सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। चल यहां पे 120 आ चुका है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस मुझे 7 दिया हुआ, मतलब ये 7 दिया हुआ। सबसे पहले तो पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेक्टर OACB, मतलब कि इसकी बात करी इसने, पार्ट 1 में इसकी बात करी। एक काम करो, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, OA प्लस OB को तो मैं तो 14 लिख रहा हूं पहले। अब मुझे ACB आर्क चाहिए, क्या होता है θ/360। अब थीटा कैसे लें, ये 120 दिया हुआ है, मतलब कि ये एंगल कितना है 240, तो ये क्या आया मेरे पास 240/360 पाई 22/7, हाँ 22/7 क्यों 2πr होगा ना, πr स्क्वायर थोड़ा होता है, एरिया पे थोड़ा जा रहे हैं, पेरीमीटर पे जा रहे हैं, 2πr ऑटोवाइज लिखेंगे, गलती कैसे हो रही है, 2 θ/360 into 2πr, 2 into pi into r, r is 7, 7 से 7 कैंसिल,
एंड ये भी कैंसल, 12 2 24, 12 3 36, ये कटेगा नहीं मेरे ख्याल से। तुम्हारे पास जो बनना चाहिए दैट इज 14 प्लस 22, 88/3। इसको सॉल्व कर लो, ये कुछ बनना चाहिए तुम्हारे पास आंसर 43, ऊपर दिया हुआ है 43.33 मैंने लिख के रखा हुआ था। ये सॉल्विंग तुम खुद करो, मेरा काम है तुम्हें फंडा बताना, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। सॉल्विंग छोटी छोटी तुम खुद करो, ठीक है। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया मतलब कि ये शेडेड रीजन, मतलब कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया तो दिया हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 120/360 मतलब कि थीटा/360 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर 7 इंटू 7 माइनस 21.2। 12 3 36, ये तो 3 पे चला गया, 7 एक चला गया, ये कुछ बन जाएगा 7 2 14, 7 2 14, 154/3 माइनस 21.2, ये सॉल्व हो जाएगा। आंसर वुड बी 30.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां पे सेंटीमीटर लिखा था ना, बिल्कुल ठीक। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। कैलकुलेशन फिर वेंड पार्ट पे, बाकी तो सॉल्विंग है, थिंकिंग है, बाकी तो सारी की सारी कैलकुलेशन फिर वेंड पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30। Two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O, okay, and external point P. Prove that APB, okay, शेप ले लेता हूं यहां से, सर्कल मिल जाएगा मेरे को। लेट्स ड्रॉ द सर्कल, ऐसा सा कुछ सर्कल है, इसको थोड़ा सा, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये सर्कल आ गया, मेरे ख्याल से सबको दिख ही रहा है सर्कल, ठीक है। ये रहा, तेरा सर्कल में, ठीक है। सो ये आ गया मेरे पास सेंटर, उसने क्या बोला, पी एंड पी बी, दिस इज पी ए पी। सो एक तो लिया एपीबी, ये एंगल की बात करें, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मतलब कि ये एंगल की बात करिए और उस एंगल की बात करिए, कैसे जाए। एक काम करो, इसको एंगल 1 लो एंड लेट दिस एंगल बी थीटा। मैं यहां पे लिख देता हूं तुम्हारे लिए, एंगल 1 इज थीटा। अब मुझे पता है एंगल ए इज 90। स्टेप 2, एंगल ए 90 मुझे पता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस वाले पार्ट को लिख लेता हूं 2। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90, और मुझे ये थीटा दिया हुआ था, तो एंगल 2 की वैल्यू ये बोर्ड में कर सकते हो 90 माइनस थीटा, पर दिखाना पड़ेगा जैसे मैं दिखा रहा हूं। एंगल 2 is 90 minus theta. I'll put this as 90 minus theta, right? So angle 2 and angle 3 would also be equal, PA into PB. Now PA is equal to PB. ये भी दिया हुआ है, ठीक है। क्यों? भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट they are equal, right? So मुझे यहां से क्या मिल गया, एंगल 3 is equal to angle 2 which is equal to 90 minus theta. Now मेरे ख्याल से एंगल P मुझे निकालना है, एंगल P प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा होगा यहाँ पे, प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180। क्या यूज किया, एंगल सम प्रॉपर्टी। तुम्हें पूरा लिखना है, एएसपी नहीं लिख सकते भाई, ये ध्यान से, ठीक है। सो मेरा 90 180 होता है, वो कैंसिल हो गया, एंगल P की वैल्यू क्या आ गई, थीटा। सो मेरे ख्याल से एक मैंने यहां से थीटा से शुरू किया और यहां पे मैं 2 थीटा पे पहुंच गया, काम खत्म, प्रूव हो गया, सीधा इसको लिख लेना। काफी सीधा क्वेश्चन था फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके। अब मेरे ख्याल से जब इसमें आप देखोगे, यू शुड हैव डन दिस क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा पार्ट हल्का सा लेंदी था, नथिंग टफ अबाउट इट, बिल्कुल सीधा था ये भी, ठीक है। हल्का सा लेंदी बोल सकता हूं, टफ नहीं बोल सकता, ठीक है। सो मेरे पास क्या क्या आया, OA 10 दिया हुआ है, ओके। दिस रेडियस OA इज 10, चलो मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। सो AB इज 8 और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ओके। अगर ये 90 डिग्री है, पहले तो मैं ये लेंथ निकाल लेता हूं, OB 6 होगी, बता दिखाऊं कैसे करा। OB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस सीधी दिखाता हूं मैं तुम्हें, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर।
ठीक है। सो OB स्क्वायर इज 64, OB इज 8 ना, OB इज 6। यस, क्या कर रहे हैं, दिस हैज टू बी 8, सो 8 स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 8 था ना, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, OB की वैल्यू तुम्हारे पास सबसे पहले आई 6, ये 6 8, तो मेरे को चाहिए क्या, PB, ये लेंथ चाहिए। इसमें थोड़ी सी थिंकिंग यूज हो रही थी। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंगल ए मुझे 90 दिया हुआ है, यहां पे लिख लेता हूं एंगल ए। OAP ट्राइंगल के अंदर, OAP के अंदर मैं अगर इस एंगल की बात करूं थीटा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, कॉस थीटा। मैं इसके अंदर कॉस थीटा का यूज कर सकता हूं। क्या बोलूं कॉस थीटा को, OA बाय OP। कॉस थीटा के अंदर मेरे पास OA की वैल्यू तो 10 है, OP निकाला जा सकता है क्योंकि जैसे ही मेरे पास OP आया मैं 6 माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अगर मेरे को कॉस थीटा मिल जाए तो कॉस थीटा, अगर मैं ट्राइंगल लूं कौन सी वाली, OAB या OBA, सॉरी ओवर एक्साइटेड जल्दी करने के चक्कर में, OAB अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, ठीक है, यहां से भी कॉस थीटा निकाला जा सकता है, ये उल्टी ट्राइंगल है ये, तो 6/10 आना चाहिए, राइट। मैं उसको लिख लेता हूं, कॉस थीटा इज OB बाय OA। ट्राइंगल उल्टी है, पलटो पेपर को फिर दिखेगा, ठीक है। OA की वैल्यू, OB की वैल्यू आई 6/10, ठीक है, 6/10 पुट कर देते हैं यहां पे, 6/10, 6/10, 10 बाय OP। सो मेरे ख्याल से OP इज 100/6, 50/3। OP की वैल्यू 50/3 आ चुकी है, OP की, राइट। अगर मेरे पास OP 50/3 आ गया तो मैं उसको तोड़ के PB निकाल सकता हूं, या कैसे, 50/3 टोटल लेंथ है, माइनस कर दिया 6, 6, 6, 36 होता है। सो 36 मीन्स 24/3, नहीं सॉरी, 50/3, 6 3 18 होता है, क्या कर रहे हैं यार, 50 माइनस 18 होता है, मैं वो कहूं गड़बड़ क्यों हो रही है। सो ये आ जाएगा 32/3, दैट इज PB। सो 32/3 आया या फिर 10.67 और पे लिखा हुआ है। अब ये भी इजी था, बट कंपैरिजन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए था पेपर में, ये वाला करना चाहिए था, ये वाला छोड़ देना चाहिए था, इतना मुश्किल नहीं था। बट पहले तो पाइथागोरस से ये निकालो, फिर इसमें सोचो चाहिए क्या, इसमें मेरे को OP मिलेगा, OP निकालने के लिए कॉस निकाल लो, कॉस निकाल के मैं OP निकाल लूंगा, OP निकाल के मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जाके आंसर आएगा। काम करना था इसमें, है 3 नंबर का ही। जब मिल रहा था तो NCERT वाला करो ना, क्यों करना है वहां पे, जरूरी अपना टैलेंट दिखाना, मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो यार, ठीक है। अब फ्री मार्क्स सबके लिए बांट रहे थे CBSE वाले, ठीक है। जैसे कि चंडीगढ़ के पेपर में √5 निर्राशनल नंबर दिया था, यहां पे √3 इज निर्राशनल नंबर, √3 इज निर्राशनल नंबर, एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT बुक के अंदर, ठीक है। सो अब मेरे ख्याल से आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वन, प्लीज अपनी NCERT बुक चेक कर लो, NCERT बुक काफी सिंपल है। √3 एज एन रैशनल नंबर के लिए √3 को रैशनल नंबर बनाओ, √3 को A/B फॉर्म में लिखो, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, NCERT बुक के अंदर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वन। चलो, सो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जो जनरल क्वेश्चन तुम लोग करते हो ना, जनरल क्वेश्चंस, ठीक है, उससे ये ज्यादा सिंपल था, बच्चे देख नहीं रहे थे चाहिए क्या, क्यों, सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया हुआ था, दैट्स इट, ठीक है। कर लेते हैं। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट इज सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ, छोटा सा फ्लैग स्टाफ, और ये रहा टावर हॉरिजॉन्टल टावर, ठीक है, छोटा सा फ्लैग स्टाफ, मैंने थोड़ा सा बड़ा ही बनाया, फ्लैग इससे बहुत छोटा होता है गाइस, ठीक है। सरमाउंटेड ऑन अ वर्टिकल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर, ये रहा मेरा पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये A, ये 90, ये B, ये C, ये D, CD फ्लैग स्टाफ आ गया, ठीक है। टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ऑफ कोर्स ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री।
दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सबको, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बेटर लिख लेता हूं, सबको दिखे। दिस इज 60 एंड द स्मॉलर वन इज 30। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, मतलब कि आई नीड दिस हाइट, H1 लिख लेता हूं इसको, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ वायर्स अटैच्ड, मतलब कि आई नीड दिस L1 एंड आई नीड दिस L2, और ये मुझे दिया हुआ था 30। दिस क्वेश्चन वॉज वे सिंपलर जो आपकी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बुक में दिया है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों? H1 निकालनी है। ट्राइंगल कौन सी उठाऊं? इतनी चीजें करनी पड़ती थी हमें फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालने के लिए, तो बिल्कुल ही सीधा था। क्या बोला उसे? ट्राइंगल उठा लो, एबीसी उठा लीजिए, ट्राइंगल एबीसी। इसके अंदर H1 चाहिए, 30 दिया हुआ है, क्या यूज करूं? tan 30। tan 30 यूज किया तो H1 बाय 30 यूज किया, विच इज नथिंग बट 1 बाय √3। सो H1 की वैल्यू क्या आ गई? 30 बाय √3। तो H1 की वैल्यू क्या आ गई? 10√3, ठीक है। 10√3 आंसर है। 1.73 दिया हुआ है तो 17.3 लिख लो इसको, 17.3 मीटर्स। ये आ गया पहले वाला मीटर्स। मेरे को एक्चुअली इसको भी ठीक करके लिख देना चाहिए। दिस इज 17.3 मीटर्स, राइट। दिस इज द फर्स्ट वन, हो गया, इतना सही था। अब इसका सेकेंड वाला दिखाऊं, यहीं पर ही L1 निकाल सकते हो। सेम ट्राइंगल के अंदर cos 30 लगा दो, cos 30 लगानी है बस यहां पर, ठीक है। सो cos 30 के लिए मैंने 30 बाय L1 लिखा, और cos 30 होता क्या है? वो √3/2, राइट, याद होगा तुम्हें तो, √3/2। सो मैं L1 यहां से लिख लेता हूं, L1 क्रॉस किया, ये आ जाएगा 2 × 30 बाय √3, क्योंकि 30 बाय √3 अभी निकाला था, ठीक है। सो L1 की वैल्यू ट्वाइस × 10√3 आ गया, मतलब कि ये क्या आ गया? 20√3। सो 20 × 1.73, इसकी वैल्यू 1.73 का ट्वाइस 6, 7 2 14, ठीक है, एंड फिर 14 का 34.6 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। यहां पे वैल्यू ये नहीं लिखनी चाहिए मेरे को, 34.6 लिखनी चाहिए मीटर्स, ठीक है। डबल हो गया उसका 17 का 34, ठीक है। अब लास्ट वन, ये तो और ज्यादा। अब उसने क्या मांगा? L2 मांग लिया, यहां पे कुछ नहीं मांगा, इधर L2 मांग लिया। क्या यूज करूं? cos ऑफ 60 डिग्री, बड़ी वाले ट्राइंगल पे चले जाओ, ABD, ट्राइंगल ABD, ठीक है। सो हमारे पास क्या आया? cos 60 विच इज 30 बाय L2, cos 60, राइट। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, राइट। सो L2 की वैल्यू 60 मीटर, लॉजिक ये भी आ गया। क्या था इसमें? ये तो एक्चुअली ज्यादा सिंपलर है, नाम भी ध्यान से देख रहे हैं यार, बोल थोड़े से मुश्किल डालेंगे, ये तो इसमें कुछ भी नहीं मांगा, ये तो ज्यादा सिंपल था, स्टेप्स ज्यादा इजी थे इसके तो, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 33, लेट्स डू दिस। मीडियन दिया हुआ 137, अगर मीडियन 137 दिया हुआ है, मतलब कि ये आ गई मेरी मीडियन, मतलब कि ये क्या आ जाएगा मेरे पास? L, ओके। इसके बाद x निकालना है, टोटल यहां पे मेरे को दिया कितना हुआ है? टोटल 68। तो मतलब कि अगर मेरे को मीडियन निकालना है तो मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं, ये 4, फिर 4 + 5 9, x + 9, x + 29, x + 29 4 33 43 43, x + y + 43, x + y + 47, राइट। ये आ गया मेरे पास। एक इक्वेशन तो यही मिल रही है, मैं इसको ना इधर लिख लेता हूं, x + y + 47 = 68। तो मेरे पास x + y की वैल्यू ये आ गई 21, सॉरी। सो हाँ 21 आ गई। तो x + y की वैल्यू आ गई 21, ओके। और मेरे पास एक इक्वेशन और आनी है, मीडियन दिया हुआ 137, मैं मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L + n/2 minus cumulative frequency of the previous class by frequency into h. So L, सबसे पहले तो मीडियन लिख लेते हैं 137, L की वैल्यू आई 125, n/2 68 divided by 2, that is 34,
ठीक है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस वन माइनस एक्स माइनस 9 फ्रीक्वेंसी 20 एच अगेन 20। लो जी ये तो कैंसिल ही हो गया, खुद देख लो एच यहां पर डिफरेंस। ठीक है, सो मैं इसको इधर ले आया, ये तो हो गया मेरे पास 12 34 माइनस 9 25 माइनस एक्स। बाप रे, एक्स की वैल्यू लो, एक्स की वैल्यू 13 और मैंने यहां पे पुट कर दिया एक्स 13 प्लस वाई इज इक्वल टू 21। वाई की वैल्यू क्या आ गई? इतना सीधा क्वेश्चन, सीधे सीधे स्टेप से, कुछ भी नहीं करना था। राइट, नेक्स्ट वन, इसका एक और पार्ट भी था, मेरे ख्याल से इसमें भी कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। मीन एंड मोड निकालना है, इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है सो दैट यू कैन गेट द आंसर। भाई किसी की कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो प्लीज देख लो कि भाई क्लास फ्रीक्वेंसी एक्स आई डी आई यू आई एफ आई, ठीक है, एंड एक्स बार इज ए प्लस यू आई एफ आई बाय समेशन एफ आई इंटू एच। ये सोल्यूशन पहले ही बना के रखा था सो दैट, क्योंकि बच्चों को आता तो है ये वाला पार्ट एक्स और वाई में, तो फिर भी गलती होती है, इसमें तो वैसे भी गलती नहीं होती। सो मैं थोड़ा सा साइड पर जाता हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है कि भाई मेरे को चेक करना है, यू कैन हैव अ लुक एट इट। ठीक है, स्टॉप करके वीडियो भी आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, बोथ द आंसर्स वर गिवन। राइट, ये है मजेदार क्वेश्चन। अब अगर मैं ये बोल दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, तुम लोगों ने पक्का मेरे को गालियां देनी। एक्चुअली दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, AF इज इक्वल टू 1/3 AC, ये वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बट सेम क्वेश्चन के अंदर वहां पे AF इज इक्वल टू 1/3 AC है, इसमें बस इन्होंने पूछ लिया BX इज इक्वल टू 4XY। इतना ही चेंज है, बाकी कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम फिगर है, एग्जैक्टली सेम थिंग है। कैसे दिखाता हूं, देखो AD इज द मीडियन, अगर ये मीडियन है तो BD इज इक्वल टू CD है मेरे पास, सबसे पहली चीज BD इज इक्वल टू CD। अब ध्यान से देखते जाओ, इसको पहले समझो, साथ के साथ नोट डाउन करने की कोशिश मत करना, इसको परिणाम पढ़ा सुना ना, तो वीडियो बन रही है, सो सॉरी, तो तुम लोग जल्दी करो। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल दिए हुए हैं, AX एंड XD ओके 2:3 में दिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं फंडा समझाऊंगा कि करा कैसे और फिर मैं लिखना बताऊंगा। ठीक है, अगर ये 2:3 में दिया है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए BX और XY। इसके लिए लगेगी कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन सेम है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BY, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BY DE, DE ले लेते हैं, BY के पैरेलल बनानी है DE, बस क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन इज डन। पता कैसे, देखो अब सबसे पहले मैं XY को कंपेयर करूंगा DE से। ट्राइंगल देखना कौन सी उठा रहा हूं, ट्राइंगल उठाया मैंने ADE, ठीक है, ADE ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, तो एक्चुअली ADE नहीं, मेरे को सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी, मेरे को दोनों ट्राइंगल बतानी पड़ेगी, सो सॉरी, एक्चुअली AXY, triangle AXY will be similar to triangle ADE using a rule of similarity. Oh sorry, a rule of similarity. क्यों? अगर ये लाइंस पैरेलल है तो corresponding angles भी तो आएंगे, ठीक है, एक कॉमन एंगल। अब देखो मैं क्या उठाता हूं, AX by AD, दूसरा देखो क्या उठा रहा हूं, AX by AD तो उठाया, XY and DE उठाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये रेशियो 2:3 दिया हुआ है, डायरेक्टली लिख दूं या करके दिखाऊं कि ये 2x ये 3x तो ये टोटल 5x हो जाएगा, और यहां पर चलो मैं कर देता हूं, यहां पे AX को लिखा 2x क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आना चाहिए, और AD को लिखा 2x एंड 3x दोनों को ऐड करके 5x, मैं एक्चुअली 2/5 सीधा लिखा था, XY एंड DE की रेशियो मिली है मुझे। ठीक है, तो ये मैंने काट दिया और मैंने ये रेशियो लिख ली, XY by DE। कहां यूज करूंगा अभी देखेंगे, रेशियो मिली मुझे और कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब देखो और क्या उठाता हूं, अब मैं उठाऊंगा ट्राइंगल, देखना CED
CED and CYD. ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी से टूटा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आएंगे एंड वर्टिकल एंगल भी आएगा, तो कॉमन एंगल बोलते थे, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिखता हूं, मेरे को चाहिए DE एंड BY के बीच में बात, ओके, तो मैं सबसे पहले वही लिख लेता हूं, DE एंड BY के बारे में, DE BY। इधर भी लिख सकता हूं CD एंड CD। ऑल गुड। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो, ये अगर मैं दोनों इक्वल हैं, मैं वहां पे x यूज कर लिया, मैं इसको y लेता हूं तो ये तो y ही होगा, दोनों इक्वल है, ठीक है। सो मैं CD को y लिख लेता हूं और इसको मैं लिख लेता हूं 2y, ये कैंसिल हो गया, राइट। अब देखो मेरे को यहां से क्या मिला, DE by BY इज इक्वल टू 1/2। एक और रेशो मिल गई, एक रेशो वहां मिली, एक रेशो यहां मिली, ठीक है। मेरे को चाहिए क्या, मैं तो BY चाहिए, DE यहां पे पड़ा है, मेरे को XY चाहिए। मैं काम करता हूं, यहां से DE की वैल्यू निकालता हूं, यहां से DE निकाल दूंगा और यहां पुट कर दूंगा, ठीक है, वो इधर कर रहा हूं मैं। वैसे कलर चेंज कर देता हूं, मिक्स हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। मैंने यहां से DE की वैल्यू निकाल दी, तभी तो मैंने बोला था एंड में देखेंगे। DE की वैल्यू निकाल रहा हूं तो मेरे पास आएगा 5xy/2। DE की वैल्यू निकाल दी, इधर पुट कर रहा हूं DE की वैल्यू 5xy/2 और नीचे आ गया मेरे पास BY इज इक्वल टू 1/2। ये 2 से तो 2 कैंसिल ही हो गया, तो मतलब कि 5xy किसके बराबर है, BY के। 5xy, BY को तोड़ दो, BY को तोड़ो BX प्लस XY में, इसकी साइड चेंज कर दो तो ये क्या बन जाएगा 4xy, वो किसके बराबर है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इन एग्जाम्पलर वॉज, वो बीपीटी का क्वेश्चन था, वहां हमने बीपीटी का यूज किया है, सेम ट्राइंगल उठाई है, एक भी चीज चेंज नहीं है, दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। वहां पे ये तोड़ते थे, फिर नीचे से ये तोड़ लेते थे, फिर कहते थे ये बार 3 पार्ट्स में टूट गया, याद करो क्वेश्चन किया हुआ एग्जाम्पलर में। इसके अंदर उसने क्या करा, उसने इन साइड पे जाने के बजाय इन साइड पे चला गया, जिसमें लग रही थी मजेदार क्वेश्चन, मतलब कि जिसमें काफी सारे बच्चे फंसे हो सकते हैं, जो प्रैक्टिस ठीक से करके गए थे, जो थिंकिंग डेवलप करके गए थे, उन्होंने उड़ा दिया होगा। दिस कैन बी द क्वेश्चन विच कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, हु इज गेटिंग 95 एंड हु इज गेटिंग 100। बोला था एक क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर होगा पेपर में। अरे नहीं तो सबके सब 100 ले देंगे यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 35, एब्सोल्युटली इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो इसके अंदर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 मुझे दिया हुआ है, सो मैं इसके लिए x एंड y कंडीशंस बना लेता हूं। ओके, फिर ज्यादा तेज हो जाता हूं ना, फिर हो जाता, ठीक है। x की जगह मैंने 1 रखा, y की जगह भी मैं 1 रख देता हूं। x की जगह मैं और क्या रख सकता हूं, 2 रखूंगा तो कटेगा नहीं, एक्चुअली y की जगह 2 नहीं 1 रख देता हूं, उधर रख दिया 2, 3 रख देता हूं, 3 का 9 हो जाएगा। y की जगह मैंने 3 रखा तो ये 9 हो जाएगा, 9 इधर जाके -4 बना देगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा -2, राइट। इधर रखते हैं x एंड y, जो दिख रहा है वो बना दिया करते हैं। देखो एक तो 0, y को 0 बना दो, y को 0 नहीं, एक्चुअली x को 0 बना दो, दैट इज फार सिंपलर, y की वैल्यू आ जाएगी -2 और 1 डाल दो, मेरे ख्याल से x को 1 डाला -3 बना और y को 1 डालो 1,1, वो दोनों में ही आ रहा है। लो बड़ा ही सिंपल हो गया, बना दो इसको, काम खत्म हो गया। दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो 1,1 वुड बी समवेयर ओवर हियर, 0,-2 समवेयर ओवर हियर, 0,-2। सो एक लाइन तो तुम्हारी कुछ ऐसी बनी होगी,
जस्ट मेरे पास यार ग्राफ नहीं है, मैं तो जस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा -2, ये 1 पे है ना, 3 यहां पे होगा, -2 यहां पे होगा, -2 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये वाला आया मेरे पास 2x, ये लेबलिंग करनी जरूरी है, 2x + 3y = 5, और इधर वाली आएगी मेरे पास ये जो बनी हुई है, दैट इज -3x y -2। नहीं भी पता होता तो तुम्हें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां से मिल जाता, ग्राफ से मिल जाता यार, ठीक है, काफी सीधा था। नेक्स्ट वन, सो ओके, अगेन एन इजी वन, नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट, करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 11, ठीक है। So the number obtained by interchanging its digits exceeds the given number by 9, ठीक है। So let's see sum of digits, एक काम करते हैं, tens place, units place, 2-digit नंबर की बात करिए, sum of digits, tens digit को x ले लिया, unit digit को y ले लिया, ओके। sum of digits मतलब कि मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, x + y = 9, ऑल गुड। उसने बोला द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ओके। पहले तो नंबर, नॉर्मल नंबर बनाते हैं। मेरे पास ये टेंस प्लेस आई, ये यूनिट प्लेस आई, ओरिजिनल, या लिख रहा हूं ओरिजिनल, आपको भी लिखना पड़ना था, ये x ये y, पहले तो नंबर बनाया तो ये आ गया 10x + y, फिर इंटरचेंज किया, इक्वेशन तो बाद में बनेगी ना, ये टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस, ये y ये x, तो 10y + x, ठीक है। अब उसने कुछ कहा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब कि ये पहले लिखूंगा 10y + x, इंटरचेंजिंग द इट्स डिजिट्स एक्सीड्स, मतलब कि ये बड़ा नंबर है, दूसरा नंबर कौन सा है, द गिवन नंबर इज 10x + y बाय, मतलब कि ये बड़ा नंबर है, वो छोटा नंबर है, तो मतलब कि 9 में कहां ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, ओके। सो पहले x को इधर ले गया तो मतलब कि मेरे पास 9x आ गया, फिर y को इधर ले गया मतलब कि मेरे पास 9y आ गया, which is equal to 9 - x + y = 1, इक्वेशन नंबर 1, एंड x + y is equal to 11, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपका पार्ट 1, यही मांगा था इसने। वेरीफाई द इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यहां कर देते हैं यूनिक सॉल्यूशन चेकिंग, यहां पे लिखना पड़ेगा a1 by a2 इज -1 by 1, मतलब कि ये तो -1 के बराबर, -1 by 1 ही रहता है, ठीक है, चेंज नहीं करते। इसके बाद b1 by b2 निकाल लेते हैं अलग से 1 by 1, सो मतलब कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, लो जी, ये नॉट इक्वल टू आ गया, काम खत्म हो गया, तो मतलब कि मेरा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द गिवन नंबर, इन दोनों को सॉल्व करना है, ओके, यहां पे लाइन लगा देते हैं, ओके। सो -x + y 1, x + y 11, ऐड किया तो मेरे पास 2y 12 के बराबर आया, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, y की वैल्यू 6 है, सम 11 है, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो मतलब कि मेरे पास नंबर क्या बन गया 56, ये नंबर 56, ऑल गुड है। चलो नेक्स्ट वन पे चलते हैं, लेट्स सी, ओह आ गए हम लोग यहाँ पे भी, केस स्टडी से भी पता ही नहीं चला, चलो लेट्स सी। The group of friends wanted to play cards with two identical packs together. Okay, group of friends play cards with two identical packs together. दो packs है. Okay. While shuffling the cards, 3 cards are dropped. मतलब कि अब मेरे पास 52 cards नहीं है, मेरे पास 104 cards है, ठीक है? Okay, 2 identical cards. Okay. 3 cards are dropped. Rest of the cards are shuffled and 1 card is drawn at random. Okay. Assuming that the dropped cards are
cards were Queen of Hearts, Ten of Spades, and an Ace of Clubs. देख लेते हैं. Group of friends wanted to play cards with two identical packs together. दो packs हैं. ठीक है. While shuffling the cards, three cards are dropped. ये वाले cards drop हो चुके हैं. ठीक है. What is the probability that the drawn card is a face card? Okay. अब सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा. क्वीन ऑफ हार्ट्स, एक ही क्वीन ड्रॉप हुई है, मतलब कि दूसरी क्वीन पड़ी. ठीक है. चलो. सो फेस कार्ड होते कितने हैं मेरे पास? 12. मेरे पास दो हैं तो 12 प्लस 12, मतलब कि टोटल कितने हो गए मेरे पास? 24. राइट. उसने बोल दिया एक क्वीन ऑफ हार्ट्स विच इज अ फेस कार्ड ड्रॉप हो गया. कितने रह गए? 23 रह गए अब मेरे पास. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालनी है. 3 कम हो गए, दैट इज 101. 23 by 101. Right? ठीक है. So find the probability that the drawn card is a face card. 2 identical packs थे, यहां पे उठती है गड़बड़. ठीक है. So ये गड़बड़ हो जाती तो उसको एक माइनस करना था, नीचे 101 आएगा. कुछ बच्चों ने 49 लिख दिया होगा, सोचा नहीं. ठीक है. चलो नेक्स्ट वन. Find the probability that the drawn card is either a king or a queen. Okay. अगर मैं एक कार्ड लूं, मतलब कि एक पैक लूं, कितने किंग्स होते हैं उसमें? 4. दोनों पैक्स में मिलाकर कितने किंग्स हो गए? 8. राइट. क्वींस कितनी होती हैं? अगेन वो भी 8 ही होंगी. तो टोटल वैसे कितने हो गए? 16. बट पढ़ो, ध्यान से पढ़ना. क्या बोला है उसने? क्वीन ऑफ हार्ट्स, एक assuming one queen of hearts is dropped, एक कम कर दिया मैंने, तो मेरे पास आ गया 15 by 101. बिल्कुल सिंपल. 3 तो ड्रॉप ही हो चुके हैं. 52 का डबल 104 होता है. 3 कम कर दिए, 101 ही आना है. बिल्कुल ठीक है. 15 by 101. ठीक है. अब नेक्स्ट. Do you think that the probability of getting a queen was higher if none of the cards were dropped? निकाल लेते. ड्रॉइंग अ क्वीन, एक सेट में 4 क्वींस, दूसरे सेट में 4, तो टोटल मिलाकर मेरे पास 8 क्वींस है. बट अगर कोई भी कार्ड में ड्रॉप नहीं करता तो मेरे पास आता 8 by 104. ठीक है. बट क्वीन तो एक ड्रॉप कर दी, मतलब कि ड्रॉप करने के बाद आंसर क्या आना था? 7 by 101. राइट. अब तुम्हें ये चेक करना है कि भाई आंसर ये होगा या ये होगा. तुम्हें चेक करना है कौन सा बड़ा है, विच वन. ठीक है. डू यू थिंक द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज हायर? यस और नो. ठीक है. तो मतलब कि अगर ग्रेटर आ गया तो यस, लेसर आ गया तो नो. इसको कैसे सॉल्व करें? कौन सा बड़ा है? एक काम कर सकते हैं, ये दोनों तो रेशियोज ही हैं. मैं एक काम करता हूं, यहां पे इधर लिखता हूं, इधर करता हूं. ठीक है. अब 8 by 104 है. अब ध्यान से देखो काउंटिंग कैसे की जाती है. 7 by 101. ठीक है. मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो दोनों तरफ, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ करूंगा तो मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं दोनों तरफ 104 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. इधर भी ऑल गुड. अब जैसे ही मैंने 104 से मल्टीप्लाई किया तो अभी भी 101 नीचे पड़ा, वो 104 तो कैंसिल हो रहा है. मैं काम करता हूं, इधर 101 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं और इधर भी 101 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. ऑल गुड. यहां से तो 104 कट गया और यहां से 101 कट गया. ठीक है. अब मैं यहां पे काउंटिंग कर लेता हूं, कौन सा बड़ा है. ये तो 808 बन गया और यहां पे 7 4 28 और ये बन गया 728. साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये देखिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी. So do you think the probability of getting a queen was higher? Yes. Justify, ये रही justification. ठीक है. छोटी क्लास में करी थी उन्होंने, अब पूछ लिया. याद करो, इंटीजर्स पढ़े थे और 7th क्लास में इंटीजर वाले चैप्टर में पूछते थे which integer is larger. थोड़े से बड़े कर दिए उन्होंने इंटीजर. अब अगर ये नहीं निकला तो 7वीं में भेज देते हैं, 10वीं अगले साल कर लें. ध्यान से भाई, गलत बात है, ये गलत हो गया. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ जैक.
कंपेयर इट विद द प्रोबेबिलिटी व्हेन नन ऑफ द कार्ड्स वर ड्रॉप्ड। ओके, अभी सबसे पहले कंपेयर द प्रोबेबिलिटी व्हेन नन ऑफ द कार्ड्स वर ड्रॉप्ड। सबसे पहले मैं जैक की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, 8 बाय 104, क्योंकि जैक तो मिसिंग हुआ नहीं मेरा, क्वीन मिसिंग हुई, 10 मिसिंग हुआ, एस मिसिंग हुआ, जैक तो मिसिंग नहीं हुआ मेरा, राइट। तो 8 बाय 104। दूसरे वाले में बचे तो 80, बट जब मिसिंग हो गए तो 101। अगेन यस और नो में आंसर देना है, कौन सा बड़ा है, सेम फंडा यहां पे लिखेंगे। बट वैसे एक चीज बताऊं, क्या वो सेम फंडा लगाने की जरूरत भी है? एक्चुअली नहीं। पता क्या है, देखो 8 ऊपर अब तो सेम है, डिनोमिनेटर में नंबर ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये होल नंबर, अब क्योंकि डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो ये होल नंबर क्या हो गया, बड़ा। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये होल नंबर क्या हो गया, छोटा। एक्चुअली साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये रहेगी, ठीक है। हाँ, अभी भी जब ये तो मैंने सॉल्विंग सिखाई, थिंकिंग, तो आंसर तो 9 आ गया, बट करोगे कैसे? सेम मेथड से, वही यहां पे 8 बाय 104 लिख लेना और यहां पे 8 बाय 101 लिख लेना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी डालने से पहले यहां पे 104 से भी मल्टीप्लाई करो और 101 से भी मल्टीप्लाई करो, इधर 101 से भी मल्टीप्लाई करो और 104 से भी मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से फिर से 808 आएगा तुम्हारे पास और यहां से 8 4 32 और यहां पे 832 आ जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहां चली जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोल लो इसको चाहे, ठीक है। आंसर इसमें दोनों में से एक ही करना था, दोनों नहीं करने से भाई, जस्टिफिकेशन इज ऑन द बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 37। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट वन, मजेदार क्वेश्चन। एक्चुअली इसको मेरे को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, लेट्स सी, क्योंकि मेरे को नीचे वाला पार्ट था ही नहीं, एक्चुअली यहां पर 14 ही था, नो प्रॉब्लम, फिर तो मैं नीचे कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये 14 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है और यहां पे सब कुछ दिया हुआ, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉल, मतलब कि इसके रेडियस की बात करी है हमने, ये रेडियस की बात, ठीक है। सो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ स्फीयर जो हम यूज करेंगे 21/2। सिलेंड्रिकल पूल का आउटर डायमीटर, मतलब कि रेडियस आउटर, यूज तो रेडियस से करते हैं, रेडियस इनर, ठीक है। हाइट यहां दी हुई है, हाइट ऑफ वाटर फील्ड, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि यहीं आके सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स सी, डिटरमाइन द टोटल हाइट ऑफ द फाउंटेन। ओके, अगर आप फाउंटेन देखो, पिक्चर उतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी, ठीक है, बट वैसे दिख रही है। ये एक पूल है वाटर का, देखो ये पूल ऑफ वाटर, यहां पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां पे, एक्चुअली ये सिलेंडर है, यहां पे ये पानी भरा हुआ है, वाटर इसके ऊपर फ्लोट कर रही है, ठीक है। ये पानी सर्कुलेट होता रहा, फाउंटेन सा दिखे, ठीक है। अब वो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है डिटरमाइन द टोटल हाइट ऑफ द फाउंटेन। ये टोटल हाइट निकालनी है। टोटल हाइट मींस कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, राइट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, मेरे को तो दिख रहा है कैसे, हमें डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉल दिया हुआ है, ये लेंथ दी हुई है, ठीक है, और मुझे ये वाली लेंथ भी दी हुई है, यही टोटल हाइट हुई। कितना हुआ? 21 + 14 दैट इज 35। सीधा सीधा लिखो ना भाई, इतना सा मांगा उन्होंने। अब तुम लोग कहोगे सर मुश्किल आया, कॉमन सेंस आई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द बॉल, वॉल्यूम ऑफ द बॉल निकाल लेते हैं भाई, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो मतलब रेडियस आ गया, क्या आएगा 4/3 पाई 22/7 r³ 21/2 21/2 21/2 7 3 21 चला गया, ये 4 भी चला गया, ये 2 11 पे चला गया। 21 21 and 11 that is nothing but 451 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, बाप रे, यहां पे भी बताना मत किसी को, मैंने वीडियो में गलत बोल दिया, क्यूब है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, बताना मत किसी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। So 1/3 of the ball is submerged in the water. Okay. Find the volume of water filled in the pool. Okay.
पहले देख लेते हैं क्या माना। 1/3 इज सबमर्ज्ड इन द वाटर। ओके, यही वाला पार्ट वाटर का है ना, ये वाला पानी है, तो 1/3 अगर सबमर्ज हो गई तो पानी बाहर आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, सिलेंडर में से 1/3 ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, सो ये देख के ही पता चलता है। सो मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट माइनस 1/3 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। खुद देखो फिर से वन मोर टाइम कि किसी को क्लियर ना हुआ हो। देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, डैश 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 भी डला हुआ, ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है, ये दिया हुआ था, ये पानी है। इसके अंदर जब स्फीयर डला तो 1/3 डूब गया। 1/3 अगर डूब गया तो उतना पानी बाहर आ जाएगा। अगर पानी ऊपर तक भरा होता उतना पानी बाहर आ जाता। तो उसने बोला कि भाई कितना पानी मैं यहां पे डाल सकता हूं, तो मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, इतने पार्ट का, हाइट 7 रखूंगा और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दूंगा। ठीक है, ऑफ कोर्स इनर पार्ट से आउटर पार्ट का क्या करना है, ईंट और पत्थरों का थोड़ा निकालना है। ठीक है, सो ये वाले पार्ट का अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं सिलेंडर का, उसमें से 1/3 वॉल्यूम मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, सो निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल आर लेना पड़ेगा, आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, वो वाला पार्ट उधर करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो पाई कैन बी टेकन आउट, वैसे सिंपल ही रखते हैं, पाई बाद में निकाल देंगे। ठीक है, आर, कैपिटल आर की वैल्यू है कितनी, देखिए कैपिटल आर की वैल्यू है 40, 40 का हो गया 20, ये आ गया 20, 20 का आ गया स्क्वायर इंटू 7 माइनस 1/3। यार ये वाली वैल्यू निकाली नहीं हुई मैंने, ये निकाली तो हुई है, सेम ही लिखा है ना, उसका 1/3 ही ले लेता हूं, यूज इट, काम ही खत्म, बच गया टाइम। 1/3 तो मैं पाई को यहीं इसी के साथ ही अंदर रख लूंगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा आंसर आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, सो ये आ जाएगा पाई 22/7, यहां पे लिख लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, बड़ी अच्छी चीज है। और ये आ गया था मेरे पास, कितना नंबर था, 4851। ठीक है, 4851, 4851। ठीक है, सो मेरे पास ये बन जाएगा 8800। हाँ 8800 बनेगा, 22 इंटू 4 हो गया ना, 8800 माइनस 117, राइट, 1617, और वो आंसर आ जाएगा 71 सेंटीमीटर। वॉल्यूम की बात करिए, क्यूब, देखो ठीक कर लिया मैंने। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द सम ऑफ आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। ओके, सो इन दोनों का सम करना है, कर्व सरफेस एरिया सम निकालना है। ठीक है, तो मैं सम ही लिख लेता हूं यहां पे। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड बोलो या टोटल बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, आउटर एच। ठीक है, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, आर आउटर बोला है उसने तो 50 हो जाएगा, 50 आएगा ना, 30 नहीं 25 का स्क्वायर। ठीक है, सो यह आ जाएगा 25 का स्क्वायर। एच, एच तो टोटल हाइट होनी चाहिए मेरे ख्याल से, यहां पे ये देखो वो कितनी दी हुई है टोटल हाइट, दैट इज 14 and 7 21, तो यहां पे आ गया 21 प्लस पाई निकल चुका है, 4 यहां पे आ गया इंटू आर, स्फीयर का आर 21/2, 21/2 इंटू 21/2, कुल। सो मेरा एक ये भी चला गया, तो मैंने इसको लिख लिया 22/7। एक कॉमन और निकाल सकता हूं, 21 कैन बी टेकन आउट कॉमन, मेरे पास आ जाएगा 625 माइनस प्लस 21।
पाई आर स्क्वायर एच, वैसे पाई आर स्क्वायर एच नहीं होना चाहिए, 2 पाई आर एच होना चाहिए, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे आर आएगा 2 पाई आर एच। सो सॉरी, मैं वही कहूँ हल्की सी गलती आ रही है, मेरे को दिख नहीं रही थी गलती का है, ठीक है। सो ये आ गया यहाँ पे, इसको 2 ले लेता हूँ, 2 25 इंटू 21, ठीक है। सो ये आ जाएगा 50 एंड 21, 50 प्लस 21, 7 3 टाइम्स पे चला जाएगा, 22 इंटू 3 इंटू 50 एंड 60 एंड 71, मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट दिस आंसर 4686 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द लास्ट वन, लास्ट केस स्टडी, ओके, अब ये केस स्टडी मजेदार थी, ठीक है। ड्यूरिंग द थिएटर ड्रामा, a drop of the building arches was used, the shape of the curve as shown in the system, ठीक है। P of x मुझे ये दिया हुआ है, where x is the length in feet, okay, determine the height of the arc, so sorry guys, determine the height of the arc, height of the arc आएगा यहाँ पे highest point पे, ये जो दिया हुआ है highest point पे आएगा यहाँ पे, okay, so highest point पे मेरे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, y, एक्चुअली मैं इसको y की फॉर्म में लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। y तो y रह गया, 1 डाल देता हूं यहां पे, -1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 8, y इज इक्वल टू -1 प्लस 10 विच इज 9 फीट। चलो, पहला पार्ट तो हो चुका मेरा। हाइट ऑफ द आर्क, सबसे बड़ी लेंथ, उसने कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 1, y, काम ही खत्म हो गया मेरा, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट, ठीक है। जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ, -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, कूल। सो मैं इसको p ऑफ x लिख लेता हूं, ओके। सो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके फैक्टर यार मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, सीधा सीधा दिखने चाहिए, x माइनस 4 एंड x प्लस 2, ठीक है, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। सो ये माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या करता है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। सो इसके जीरोस क्या आए, जीरोस में अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिख लेता हूं, ये 4 आया और ये आया मेरे पास -2। फाइंड द जीरोस ऑफ विच पॉइंट ऑन द ग्राफ, ओके, ये भी बताना है, ओके। ए मेरे पास 4, 0 हो जाएगा और बी मेरे पास -2, 0 हो जाएगा, तो मैं ये यहां पे लिख लेता हूं, ए इज ए एंड बी था ना, आई थिंक सो, बी था -2, 0। चलो, फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्क ऑन द स्टेज फ्लोर, स्टेज फ्लोर पे ये स्पैन कितना बड़ा है, ये स्पैन होता है, आर्च कितनी बड़ी है, ये स्पैन, तो ये स्पैन मांगा है, सबट्रैक्ट कर दो यार, सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, मैं सीधा बोल सकता हूं, इट इज गोइंग टू बी 6 फीट, करके दिखाऊं, √4 स्क्वायर प्लस नहीं 4 क्या बोल रहा हूं, √4 नहीं, 4 माइनस ऑफ -2 6 स्क्वायर, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अबव आर्क ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, 0, b, दिखा सकता हूं मैं यहाँ पे, इस पॉइंट की बात करिए, ये देखो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, 0, b, इस कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, ठीक है। सो अब मैं यहां चला 0, b, दिस मस्ट सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो मैंने b यहां डाल दिया, 0 डाला यहां पे, पहला भी 0, दूसरा भी 0, b की वैल्यू 8 आई और मुझे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, ओके, 0, ठीक है। सो इस पेपर को कह सकते हो लिटिल बिट लेंथियर साइड पे एंड लिटिल बिट टफर दैन
हमारा जो दूसरे रीजन में आया, बट मेरे ख्याल से एग्जाम्पलर अगर किसी ने ठीक से करी है 80 on 80 आप बन रहे थे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कौन से रीजन का ये? हरियाणा एंड हिमाचल रीजन का सेट 2। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, साइनिंग आउट।